नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 20 तक के क्वेश्चन को कवर किया था और भी प्लस क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग उसके बाद के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड और इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा ये वीडियो। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। CUET आम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, जिससे कि आपको लगातार हमारी तरफ से वीडियोस मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ नोन एज नॉन प्रॉफिटेबल एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कौन सा आपका नॉन प्रॉफिटेबल एसेट होता है कमर्शियल बैंक का? तो लोन एंड एडवांसेस जो देता है कस्टमर्स को, दैट आर मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट। क्वेश्चन इज कि मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट क्या है कमर्शियल बैंक का? तो लोन एंड एडवांसेस है जो कि कस्टमर को देता है आपका कमर्शियल बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या करता है? आपका लोन को एडवांस करता है, मतलब आपको लोन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कौन सा आपका फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक का? तो प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट्स, ये जो है आपके RBI का काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक का होता है आपकी किस देश का। तो प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट्स कौन करता है आपका? याद रखिएगा कि RBI करता है। द लोन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूट इट्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो लोन एंड इन्वेस्टमेंट होता है कमर्शियल बैंक का, वो किस में आता है? डेरिवेटिव डिपॉजिट के अंतर्गत आता है। जो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। द बैंक लिक्विडिटी मीन्स, तो बैंक की लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? इट्स कैपेसिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू कैश। वो अपने एसेट को मतलब कैश में कन्वर्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज अ लिक्विडिटी। तो मोस्ट लिक्विड क्या होता है आपका? मनी इज मोस्ट लिक्विड एसेट। ठीक है। बैंक कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट इज़ लिमिटेड बाई। तो साइज़ ऑफ कैश से ये क्या होता है? लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैंक कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी बाई। तो क्रेडिट क्रिएशन से जो है सप्लाई ऑफ मनी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके ब्रांचेस है? तो SBI का है। डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएटेड ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ। तो डेरिवेटिव डिपॉजिट आपका कब क्रिएट होता है? तो मेकिंग लोन्स टू कस्टमर, जब हम लोन देते हैं तब होता है। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी बॉन्ड विच कमर्शियल बैंक होल्ड इज़ नोन एज, को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये सेकेंडरी डिपॉजिट के अंतर्गत आता है, जो सिक्योरिटीज़ बॉन्ड को कमर्शियल बैंक होल्ड करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट ऑफ द बैंक। तो मैंने अभी बता दिया था, ये लोन्स एंड एडवांसेस सबसे ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबल एसेट होता है आपके कमर्शियल बैंक का। द डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएटेड बाई बैंक एज अ रिजल्ट इन। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट करता है वो आपका इंक्रीज इन टोटल स्टॉक ऑफ मनी। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा आपका, क्योंकि लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो ये अपने स्टॉक ऑफ मनी को बनाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? हाँ, 33। चलिए, तो व्हाट इज़ करेंसी डिपॉजिट रेशियो, CDR क्या होता है? तो रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी टू द मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट, दैट इज़ कॉल्ड एज हमारा क्या कहलाएगा? CDR, है ना। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? जो मनी लोगों के पास है, जनता के पास है, और टू द मनी दैट इज़ हेल्ड बाय बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में है। तो ये जो हमारा होता है CDR होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप एज अ रिजर्व, जो आपका कमर्शियल बैंक रिजर्व में रखता है अपने पास, दैट इज़ कॉल्ड एज अ RDR, इसको हम लोग कहते हैं। CDR क्या था? लोगों के पास था और कुछ कमर्शियल बैंक के पास जो रेशियो था वो हमारा CDR था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज बाई RBI फॉर लेंडिंग मनी टू वेरियस कमर्शियल बैंक बाई रीडिस्काउंटिंग बिल इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या कहलाता है? वो बैंक रेट। ठीक है, इसको रीडिस्काउंट किया जाता है। विच मेथड यूज बाय द बैंक टू रीड कोड इन चेक। तो MICR जो मेथड है उसको यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया कौन सा है आपका? HDFC है। ठीक है, ओके। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर ऑफ RBI? कौन था आपका? CD देशमुख जो है ये आपके फर्स्ट गवर्नर थे आपके RBI के। In 1969, the 14 major scheduled bank were nationalized, 6 more bank were nationalized in।
तो 1969 में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि 14 नेशनल आपके इंडियन शेड्यूल बैंक क्या हुए थे, नेशनलाइज हुए थे। 6 फिर बाद में नेशनलाइज कब हुए थे, तो याद रखिएगा अप्रैल 1980 में 6 बाद में बैंक नेशनलाइज किए गए थे। विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ एसेट, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है बड़ा बैंक, ICICI। ठीक है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन आपके मनी एंड बैंकिंग से रहे। अब हम लोग इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे। इन्फ्लेशन सिचुएशन व्हेन, तो यहाँ पर क्या होता है इन्फ्लेशन में, आपके जनरल प्राइस लेवल में कंटिन्यूसली राइज इन देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय द एनहेंसमेंट ऑफ वेज, जब वेज सैलरी है ना, वेज बढ़ जाए, आपका रेंट बढ़ जाए है ना, इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली कॉज्ड बाई, तो अंडर डेवलप्ड में कंट्रीज़ में जो है इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि मार्केट इनपरफेक्शन होने की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू किन्स द इन्फ्लेशनरी गैप इज कॉज्ड बाई, क्यों ऐसा क्यों होता है इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि एक्सेस डिमांड होता है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप में एक्सेस डिमांड होता है, आपका याद रखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप में सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोनों हाई होता है, इन्फ्लेशन भी हाई होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है। इसके एवज में क्या आता है, फिलिप्स कप आया था। फिलिप्स कप में क्या होता है, इन्फ्लेशन हाई होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से जो है प्राइजेस जब बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारा है विच आर द फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो हम लोग क्या करते हैं डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है और इसकी वजह से जो है आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है और जिससे डिमांड कम हो जाती है और डिमांड से आपका प्राइस कम होने लगता है। किनीशियन व्यू इन्फ्लेशन इज, तो यहाँ पर किनीशियन का क्या व्यू है आपके इन्फ्लेशन पे, तो राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू किनीशियन व्यू। यानी प्राइस जब बढ़ने लगे फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन इज स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग, द मनी की वैल्यू गिरने लगती है, प्राइजेज राइज करने लगता है। ये कौन कहा था, तो याद रखिएगा ये क्राउथर का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है स्टेटमेंट। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ अलाउड टू कंटिन्यू विदाउट एनी चेक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिना एनी चेक के आपका इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ओपन इन्फ्लेशन। ठीक है, व्हेन बोथ प्राइजेज एंड मनी इनकम फॉल, प्राइस भी फॉल कर रहा है, मनी इनकम भी फॉल कर रही है, तो वो कौन सी सिचुएशन परिस्थिति होती है आपकी, डिफ्लेशन, जो कि अपोजिट होता है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन इन डेवलप्ड कंट्री यूजुअली सेट, तो अब आपके डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, तो आफ्टर पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपके किसने बोला था, किन्स ने बोला था, तो वो हमारा इन्फ्लेशन होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हु सफ़र्स मोर, तो जो वेज एंड सैलरी अर्नर्स से सबसे ज़्यादा उनको जो है घाटा रहता है आपके इन्फ्लेशन के समय में, ये भी क्वेश्चन पूछता है। व्हेन गवर्नमेंट इंटरप्ट्स प्राइस राइज देयर इज़, तो जब प्राइस राइज को रोकने का कोशिश करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सप्रेस इन्फ्लेशन, यानी सरकार उसको क्या कर रही है, सप्रेस कर रही है। नेक्स्ट हमारा है द फिनोमेना ऑफ राइज इन प्राइस अकम्पनिश्ड बाय द इंक्रीज इन रियल इनकम, इनकम भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है। देखो प्राइस भी बढ़ रहा है और आपकी इनकम भी बढ़ रही है, रियल इनकम। ठीक है, रियल इनकम का मतलब क्या, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, रीफ्लेशन है। देखो प्राइस भी बढ़ता है पर परचेजिंग पावर भी बढ़ रही होगी, तो ये जानना कि कौन सा कंडीशन है, रीफ्लेशन की स्थिति है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स प्रूव इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो हम टैक्सेस को जब बढ़ा देते हैं तो लोगों के पास पैसा कम होता है, डिमांड उसकी वजह से कम हो जाती है और फिर प्राइस भी कम होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पर आपका ये रिड्यूस करने का टेक्निक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल बाई, तो हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी अप्लाइड करके। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो किसको लॉस होता है, लेंडर को लॉस होता है, बोरोवर को गेन होता है। याद रखिएगा लेंडर लॉस में होता है, बोरोवर को गेन होता है। ठीक है, LLBG से याद कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर इन्फ्लेशन में लेंडर को लॉस, बोरोवर को गेन। ठीक है, LLBG। ठीक है, विच पीपल आर मोस्ट लाइकली टू गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो सबसे ज़्यादा गेन कौन करता है, तो जो बोरो करता है पैसा, है ना, दोज हु पीपल्स बोरो, यानी जो उधार लेता है उसको सबसे ज़्यादा गेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन्फ्लेशन लीड्स टू, इन्फ्लेशन लीड क्या करता है आपका,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को अनइक्वल करने का काम करता है, यानी रिच रिच होता जाता है, पुअर पुअर होते जाता है। इन्फ्लेशन इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज जनरली सेट्स क्या होता है आपका बिफोर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, याद रखिएगा कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में बिफोर पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टू अडॉप्ट रिड्यूस इन्फ्लेशन, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, इसको बोलते हैं खर्च, गवर्नमेंट का कम कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, यानी लोगों को जॉब वॉब मिलने लगेगा, तो उससे इन्फ्लेशन आपका बढ़ने लगेगा। तो ये भी एक तरीका है आपके इन्फ्लेशन को कम करने का। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट इन्फ्लेशन इज कॉज बाई, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब CRR कम है, SRR कम है ना, और आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को जो RBI है वो ख़रीद ले रही है, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आ जा रहा है, तो ये इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा बहुत होता है, और पैसा बहुत होता है तो उनकी डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो फिर आपका प्राइस भी बढ़ने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। थ्योरेटिकली वन कैन डिस्टिंग्विश डिमांड पुल इन्फ्लेशन फ्रॉम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बाई कंपेयरिंग, तो डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश को जो है डिस्टिंग्विश किया गया कंपेयर क्या करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड इट्स नेचुरल रेट, जो आपका रेट लेवल है उसको कंपेरिजन करके। नेक्स्ट हमारा द डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइजेज व्हेन, कब होता है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो डिमांड है वो बढ़ते जाता है, ठीक है, और याद रखिएगा कि बजट डेफिसिट इज़ फाइनेंस्ड बाई मनी क्रिएशन, यानी और बजट जो डेफिसिट है उसको और पैसा मतलब फ्यूज़ किया जाए, उसमें और पैसा दे दिया जाए, तो उसकी डिमांड की मात्रा बढ़ने लगती है और फिर प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट में परस्यू इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, क्यों करती है इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को, क्योंकि प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट करना चाहती है, डिमांड ऑफ वर्कर फॉर हाई वेजेस होना चाहिए, और आपका फाइनेंस टू परसेंट बजट डेफिसिट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका गवर्नमेंट क्या करती है, परस्यू इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट में एंड अप विथ हाई मनी ग्रोथ रेट ऑफ एंड हाई इन्फ्लेशन एज अ रिजल्ट पॉलिसी डिज़ाइन टू, कैसा होगा आपका, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लो आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई हाई मनी ग्रोथ है एंड हाई इन्फ्लेशन एज अ रिजल्ट पॉलिसी डिज़ाइन कैसा होगा आपका, ज़्यादातर पैसा सरकार इन्फ्यूज़ करेगी इकॉनमी में, आपका बजटरी डेफिसिट तो होगा, पैसा इन्फ्यूज़ करेगी जिससे कि लोअर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, और फाइनेंस परसिस्टेंट गवर्नमेंट बजट डेफिसिट थ्रू द मनी क्रिएशन, देखिए मैंने बताया था ना कि मनी क्रिएशन से जो है पैसा डालेगी आपके बजटरी डेफिसिट को कम करने का कोशिश करेगी, जिससे पैसा ज़्यादा आएगा, स्पेंडिंग बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि जॉब का क्रिएशन होने लगेगा, और फिर आपका इन्फ्लेशन को ये पुश करेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट है, तो ये तीनों चीज़ें सही, आपका इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर कम हो जाती है, अफेक्ट्स रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स, ये आपके रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड को इफेक्ट करती है, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये तीनों चीज़ बढ़ने लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरटेक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर कम करना होगा, है ना, होर्डिंग जो होती है ब्लैक मार्केटिंग उसको कम करना पड़ेगा, एंड कंट्रोल ऑन क्रेडिट, जो पैसा हम उधार देते हैं लोगों को वो भी कम करना पड़ेगा, तो तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ कौन बढ़ाता है, तो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन नेशन एक्सपीरियंस वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ हाइपर इन्फ्लेशन, जो इसको कि रोकना असंभव लगभग होता है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप सेट टू बी, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, जब रियल जीडीपी आपकी ग्रेटर होती है आपके पोटेंशियल जीडीपी से, या फिर आपका एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होता है आपके एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिलिप्स कर्व शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, अभी बताया था मैंने कि अनएम्प्लॉयमेंट और आपके याद रखिएगा इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा होगा तो आपका इन्फ्लेशन जो है कम होगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व द अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू नेचुरल रेट व्हेन, जब अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पे कब आएगा, तो रियल वेज आर बैक्ड एट इक्विलिब्रियम लेवल, जब आपका रियल वेज एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आएगा तब जाके नेचुरल रेट आपका रिटर्न होगा। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन एग्रीगेट इज़ मोर लाइकली टू लीड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा आपका एग्रीगेट सप्लाई से, तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा आपका एग्रीगेट सप्लाई, है ना, एकदम कम होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा।
ठीक है। द शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ द नॉमिनल वेज हैव राइजन लेस देन इन्फ्लेशन। जब नॉमिनल वेज रेट आपका राइज करने लगेगा पर लेस देन इन्फ्लेशन से होगा, तब ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री प्रोडक्ट में लीड्स टू ऑफसेट ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। यहाँ पर डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो भी बना था डिप्रिसिएशन पे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। कंट्री विद द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट आर लाइकली टू हैव, तो क्या होता है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट होगा तो याद रखिएगा हाईएस्ट रेट ऑफ मनी ग्रोथ करेगा, पर लार्ज बजट डेफिसिट हमें देखने के लिए मिलेगा उस कंट्री में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। वन टाइम इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इज़, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। रेगुलर रिपोर्ट ऑन मीडिया एज ए इन्फ्लेशन बट नॉट कंसिडर टू बी इन्फ्लेशन बाय इकोनॉमिस्ट। अगर एक बार प्राइस बढ़ता है तो ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है। जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, लगातार इंक्रीज करे तो कहलाएगा। विच इकोनॉमिस्ट प्रपोज इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना। ये किसके द्वारा कहा गया, तो मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा कहा गया है कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना, दैट इज जो है सेट बाय आपके मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ 40 MCQ और उसके पहले आपने 20 और MCQ देखे होंगे, तो आप लोग को शायद वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।